चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 700 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 800 तक ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर आपका मेड सर्च पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी मौसबी की। ठीक है, तो चलिए आज मेड सर्च को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 699, अ क्लाइंट इज़ कंसर्न्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग मलेरिया while visiting relatives in Southeast Asia. What should the nurse teach the client to avoid to prevent malaria? मलेरिया आपको ना हो इस चीज़ के लिए आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? सिंपल सी चीज़ है बच्चे, मॉस्किटो बाइट से मलेरिया होता है, इसलिए मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड कीजिए, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कीजिए, पूरे कपड़े पहने। ठीक है, ऐसे स्थानों में ना जाए जहाँ पर मॉस्किटोज मिलने की संभावना ज़्यादा है। एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है गम्बूजिया फिश। गम्बूजिया फिश का यूज़ किया जाता है बच्चे इन मॉस्किटो के लार्वा को किल करने के लिए, चाहे वो डेंगू के हों चाहे वो मलेरिया के हों, लेकिन इनका जो लार्वा है ना उसे ईट करने के लिए गम्बूजिया फिश का यूज़ किया जाता है काफ़ी बार, ताकि इनके लार्वा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिवेंट करने के लिए मलेरिया डेंगू को कौन सी फिश का यूज़ किया जाता है? गम्बूजिया फिश। क्वेश्चन नंबर 700, A nurse is doing the physical examination और laboratory test of a client with malaria। एक पेशेंट को मलेरिया है, कौन कौन से लक्षण उस पेशेंट में देखे जाने चाहिए? देखिए, मलेरिया में एक तो फीवर आता है, तो आंसर जाएगा हाइपरथर्मिया। एक तो फीवर देखने को मिलता है। एक आपको याद होंगी बच्चे, मलेरिया में से आरबीसी टूटती हैं। आरबीसी क्या करती हैं? ब्रेक करती हैं, टूटती हैं। और जब बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटती है ना, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है? स्प्लीन। तो स्प्लीन पे काफ़ी लोड बढ़ जाता है, स्प्लीन का जो साइज है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं स्प्लीनोमेगैली। आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए याद रखना मलेरिया में स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलता है, मलेरिया में फीवर होता है। चलिए, हाइपरथर्मिया एंड स्प्लीनोमेगैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 701, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। क्या आप केयर करोगे अगर एक क्लाइंट को मलेरिया है जिसे उसे आप केयर कर रहे हो, तो किस चीज़ का ध्यान रखोगे बच्चे? न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं उसके। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिटवीन पैरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 702। क्वेश्चन नंबर 702 भी छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्या करवाता है? सेरिब्रल मलेरिया करवाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरिब्रल मलेरिया कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। और यही कराता है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर, तो ब्लैक वाटर फीवर भी यही करवाता है। इसमें क्या होता है बच्चे, आपके यूरिन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आरबीसीज, यानी ब्लड आता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का दिखता है। तो उसे ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल मलेरिया, सबसे डेंजरस सबसे फेटल भी यही होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो ये तीन क्वेश्चन याद रखना, ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल मलेरिया कराता है और सबसे ज़्यादा फेटल होता है। और मलेरिया जो है उसकी, मलेरिया में हम कौन सी ड्रग देते हैं? क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन, ठीक है। और क्लोरोक्विनिन का एक साइड इफ़ेक्ट मुझे प्लीज़ आप बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है क्लोरोक्विनिन ड्रग का? ठीक है, मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ कि आइज़ में कुछ करवाता है, बट आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या साइड इफ़ेक्ट है क्लोरोक्विनिन का। ठीक है, और प्रेगनेंसी, अगर मलेरिया प्रेगनेंसी अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को मलेरिया हो गया है तो कौन सी ड्रग देंगे? ये ज़रूर देखिएगा, प्रेगनेंसी में कौन सी मलेरिया की ड्रग होती है और मलेरिया जो क्लोरोक्विनिन है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। और एक और क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग नहीं देते? मलेरिया की कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं? प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई यूज़ करते हैं? और क्लोरोक्विनिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मलेरिया का, उसका साइड इफेक्ट क्या है? तीन क्वेश्चन बनेंगे। और ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल मलेरिया सबसे फेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 703 बच्चे देखो, वही पूछ लिया, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर अकर इन सम क्लाइंट विद मलेरिया। मलेरिया के कुछ लोगों में ब्लैक वाटर फीवर होता है। फॉर विच रिस्पॉन्स शुड द नर्स असेस द क्लाइंट? किस चीज़ के लिए नर्स असेस करेगी? मैंने आपको बताया ना, ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, जब मलेरिया में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो वो टूट टूट कर यूरिन के रास्ते बाहर आती हैं। ठीक है, जिसे हीमोग्लोबिनूरिया कहा जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना। और जब यूरिन में हीमोग्लोबिन आता है तो हम उसे कहते हैं, वो कुछ डार्क रेड यूरिन नज़र आता है, डार्क रेड यूरिन, उसे ब्लैक वाटर फीवर कहा जाता है। ठीक है, डार्क रेड यूरिन आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ये क्वेश्चन आता है, कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम
फाल्सिपेरम, क्योंकि मलेरिया के बच्चे 4 स्ट्रेन होते हैं, उनमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम सबसे ज़्यादा फेटल होता है, सबसे घातक होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो डार्क रेड यूरिन के लिए नर्स देखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 704 भी इंपॉर्टेंट है। अ क्लाइंट हु अब्यूज्ड इंट्रावीनस ड्रग वाज डायग्नोज्ड विद HIV। एक व्यक्ति जो IV ड्रग्स लिया करता था, निडल का यूज़ करके, सिरिंज का यूज़ करके, उसको HIV डायग्नोज्ड हुआ है several years ago. A nurse complained that the diagnostic criterion for acquired infection immunodeficiency syndrome AIDS has been met when the client, तो HIV वायरस उसके शरीर में पाया गया। हम कब बोलेंगे कि जो व्यक्ति है उसका कैसे आप डायग्नोसिस बनाओगे एड्स का। तो याद रखें बच्चे, आपने देखा होगा HIV एड्स में आपकी जो CD4 काउंट सेल है उसको देखा जाता है और वो आपको 200 से कम मिलेगी, तो आप डायग्नोसिस बनाएंगे एड्स का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। HIV में CD4 काउंट सेल, पहला क्वेश्चन आएगा HIV में कौन सी सेल प्रभावित होती है, CD4 सेल, और उसका काउंट कितने से कम हो जाता है, 200 से कम। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि CD4 का नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है, नॉर्मल कितना होता है हमारी बॉडी में CD4 सेल, ठीक है, और 200 से कम हो जाएगी तो उसे हम एड्स का डायग्नोसिस देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CD4 टी लिम्फोसाइट का नंबर कितने से कम हो जाता है, 200 से कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति को HIV एड्स है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए यानी एड्स का डायग्नोसिस आप बनाते हो और आप देखते हैं कि HIV एड्स के व्यक्ति में 200 से कम ही आपको मिलेगा। और कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रोग्रेशन, यानी HIV एड्स का प्रोग्रेशन हो रहा है और ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसके लिए कितनी बीमारी बढ़ रही है, कितनी एडवांस स्टेज में जा रही है, इस चीज़ के लिए आप किस चीज़ को देखोगे, CD4 सेल को। CD4 सेल जितनी कम होगी व्यक्ति की हालत उतनी ख़राब होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद HIV वाले व्यक्ति को क्या होता है, कापोसी सार्कोमा। ये क्वेश्चन कई बारी आता है। HIV वाले व्यक्ति को सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है, कापोसी सार्कोमा। ये एक स्किन कैंसर होता है, ये क्वेश्चन कई बारी आया हुआ है। और प्रश्न आता है कि कापोसी सार्कोमा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन हर्पस वायरस टाइप 8। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। सेकंड, HIV जिस व्यक्ति को है उसको सबसे कॉमनली उसकी जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, उसकी डेथ होती है बच्चे TB की वजह से, क्योंकि HIV वाले को TB बहुत जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन HIV वाले व्यक्ति को सबसे कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक आता है। क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है HIV में, आंसर जाता है न्यूमोनिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूमोनिया है, भारत में TB है। भारत में क्या है, अगर वो पूछेगा इंडिया में सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा है, TB। वर्ल्ड में निमोनिया। सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से होती है, TB। एक क्वेश्चन आपको टारगेट हाई में मिलेगा कि HIV वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से होती है, TB। अब जो HIV में निमोनिया हो रहा है ना, वो किसकी वजह से होता है, उसका नाम याद रखना, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ये नाम याद रखना, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी। इसकी वजह से निमोनिया होता है HIV में, याद रखना। HIV में एक और बात ध्यान रखना, 1 महीने तक 1 मंथ डायरिया देखने को मिलता है। 1 महीने तक व्यक्ति को डायरिया लगे रहते हैं लगातार, HIV का लक्षण है। ठीक है, HIV में वास्टिंग सिंड्रोम होता है, व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो याद रखना वास्टिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा आपको HIV में। 1 मंथ डायरिया देखने को मिलेगा। HIV में अगर आप कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और 18 महीने से छोटा अगर बच्चा है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या हो जाएगा, P24 एंटीजन टेस्ट। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, P24 एंटीजन टेस्ट 18 महीने से कम में और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट नॉर्मल में। ठीक है, निमोनिया सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया, किसकी वजह से, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी की वजह से। और व्यक्ति में डिमेंशिया भी देखने को मिलता है, HIV वाले व्यक्ति में डिमेंशिया भी हो सकता है, डिमेंशिया। तो ये सारे प्रश्न किससे बनते हैं, HIV से बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट केस कब आया था HIV का, ये ध्यान रखना, फर्स्ट केस कब आया था। एड्स का फर्स्ट केस याद रखना राजस्थान में आया था, पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर में। और HIV का फर्स्ट केस चेन्नई में आया था 1986 में, 1986 में, ये ध्यान रखना। और आप नेट से ही देखिएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन HIV से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और HIV का विंडो पीरियड याद रखिएगा, विंडो पीरियड कितना होता है HIV का। और
इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, दोनों अलग अलग है। इंक्यूबेशन पीरियड HIV का होता है 10 साल और विंडो पीरियड होता है 4 मंथ या 4 वीक, आई गेस 4 वीक। विंडो पीरियड होता है 4 वीक, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 साल। तो ये सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना HIV/AIDS से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन 705 नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद HIV पॉजिटिव। एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव, उसको नर्स केयर दे रही है। फॉर विच कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टीच प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। किससे प्रिवेंट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे। यहाँ पर आपको कापोसी सार्कोमा भी आंसर दिखता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है HIV वाले को इन्फेक्शन से बचाना। क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी वाली सेल है ना, CD4 सेल, वो इम्यूनिटी वाली सेल कम हो चुकी है, CD4 काउंट सेल, टी लिम्फोसाइट कम हो चुकी है। इसीलिए इन्फेक्शन से बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। हालांकि कापोसी सार्कोमा भी HIV वाले व्यक्ति में होता है, लेकिन वो सब में नहीं होता, उसका सिर्फ रिस्क होता है। लेकिन इन्फेक्शन आपको मैक्सिमम लोगों में दिख जाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो प्रायोरिटी क्या जाएगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना हम उनको सिखाएंगे कि भाई आपको क्राउड को अवॉइड करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706। अ मदर इज विद द डायग्नोसिस ऑफ एड्स हैज़ बीन केयरिंग फॉर अ बेबी इवन दो सी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी वो बच्चे की केयर कर रही है ना। वेल व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स डिटरमाइन। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नर्स उससे लेगी। इज़ द बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, क्या वो बच्चे को दूध पिला रही है अपना। क्योंकि बच्चे HIV मदर को साफ बोला जाता है कि आपको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, याद रखेंगे, क्योंकि HIV ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क से। इसीलिए HIV मदर अपने बेबी को नहीं कराएगी ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, उससे पूछना है कि क्या आपने अपने बच्चे को दूध पिलाया, ठीक है, क्योंकि नहीं पिलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 707। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एक व्यक्ति को एड्स है, उसको केयर दे रही है नर्स। द IV इन्फिल्ट्रेशन अकर्स, IV इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है जहाँ पर उसको IV चल रहा है। एंड नीड टू बी रिस्टार्टेड, और उसको दोबारा रिस्टार्ट करना है। व्हाट इज द नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नर्स व्हेन रीस्टार्टिंग द IV। अगर उसे IV को रीस्टार्ट करना है तो उसे क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने चाहिए। एक तो ग्लव्स पहनने चाहिए और एक हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी पूछा जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। और हैंड वॉशिंग में तो सबसे कॉमन तरीका होता है माइक्रो ऑर्गेनिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का। ऊपर से हमें ग्लव्स पहनना है ताकि हम किसी भी ब्लड कॉन्टैक्ट वगैरह में आते हैं तो हमें बचाव रखने के लिए ग्लव्स पहनना होता है, ठीक है। ये दो ध्यान रखिएगा, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 708 छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 709। ड्यूरिंग एन एड्स एजुकेशन क्लास अ क्लाइंट स्टेट्स वैसलीन वर्क्स ग्रेट व्हेन आई यूज कॉन्डोम्स। विच कंक्लूजन अबाउट द क्लाइंट नॉलेज ऑफ कॉन्डोम यूज कैन नर्स ड्रॉ फ्रॉम दिस क्लाइंट। कभी भी आप जब कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें वैसलीन यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वह कॉन्डोम की इंटीग्रिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इग्नोरेंस रिलेटेड टू करेक्ट यूज़ ऑफ कॉन्डोम, ठीक है। कभी भी वैसलीन वगैरह यूज़ नहीं करना है, वरना कॉन्डोम की इंटीग्रिटी कम हो सकती है और फेलियर हो सकता है, ठीक है। कॉन्डोम फेलियर हो सकता है, फीमेल प्रेग्नेंट भी हो सकती है और आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिएगा, वैसलीन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7010। अ क्लाइंट डायग्नोज विद गैस्ट्रोएंट्राइटिस। एक व्यक्ति को गैस्ट्रोएंट्राइटिस डायग्नोज हुआ है। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द बेसिक इंटेंशन अंडरलाइंग द यूनिक डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ दिस क्लाइंट। उसको क्या डाइटरी इन्फॉर्मेशन आप दोगे जिसको गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, यानी स्टमक का क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो ध्यान रखना, ऐसा खाना केमिकल मैकेनिकल या थर्मल इरिटेशन करता हो, जो हर उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो जो इरिटेशन करता हो, क्योंकि अगर इरिटेशन बढ़ेगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा के, ठीक है, म्यूकोजा इरिटेशन अगर बढ़ेगी तो उससे और ज़्यादा क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जो इरिटेशन करवाता हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 711, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची एंड क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस। ये दो नाम याद रखना, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची एंड क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस, कल्चर्ड फ्रॉम अ वुंड ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी
विच डिजीज रिजल्ट व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म एंटर अ वुंड कॉजिंग क्रिप्टस। क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस क्या करता है बच्चे, ये एक टॉक्सिन निकालता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये एक टॉक्सिन निकालता है और ये टॉक्सिन क्या करता है, ये डिके करता है मसल को डिके करते हैं हमारी बॉडी की। और जब मसल डिके होती है ना तो उससे निकलती है एक गैस। इसीलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है कि गैस गैंग्रीन कौन करवाता है, गैस गैंग्रीन कौन करवाता है। एक ही उत्तर जाता है, गैस गैंग्रीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। कई बार टारगेट हाई में भी डायरेक्टली पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गैस गैंग्रीन करवाता है। आंसर क्या जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, गैस गैंग्रीन करवाते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर तो आंसर क्या जाएगा, ये गैंग्रीन कराता है। अगर ये वुंड के रास्ते आपकी बॉडी में एंटर कर गए तो ये गैस गैंग्रीन करा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर एंथ्रेक्स है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि एंथ्रेक्स किससे होता है, तो याद रखना बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है एंथ्रेक्स। ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। और गैस गैंग्रीन किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस और क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची से, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 712। व्हेन अ क्लाइंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टेट्स I was bitten by a raccoon when I was fixing a water pipe in crawl space of my basement. What is the most effective first aid management for the nurse? बच्चे याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आए, आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है, आपको किसी कैट ने काट लिया है, आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे और पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। याद रखना, कभी भी कोई जानवर काट ले या नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, आपको उसको क्लीन करना है वुंड को सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर के नीचे। आपको रनिंग वाटर के नीचे अपने हाथ को रख देना है या जहाँ पर भी काटा हुआ है, रनिंग वाटर जो कि फोर्सफुली रनिंग वाटर से उसको धोना है लगातार 5 मिनट के लिए। और सोप एंड वाटर का यूज़ आप कर सकते हैं, सोप एंड वाटर से क्लीन करें, उसको धोएं और रनिंग वाटर के नीचे रखें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कभी भी डॉग काट ले, रनिंग वाटर के नीचे रखना है वुंड को, कैट काट ले रनिंग वाटर, इंसेक्ट काट ले रनिंग वाटर, नीडल स्टिक में भी हम रनिंग वाटर के नीचे रखते हैं, क्योंकि यह सुपरफिशियल कंटेमिनेशन को ख़त्म कर देता है। सुपरफिशियल कंटेमिनेशन जो हो रखा है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वुंड को क्लीन करें अगर कभी भी कोई, यहाँ पर तो रकून ने काटा था, पर कोई भी काट ले आपको सबसे पहले रनिंग वाटर के नीचे उसको धोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 713। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए बच्चे अभी SNO के एग्जाम में आया हुआ था, SNO बिलासपुर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम। उसमें पूछा हुआ था कि अ नर्स इन पब्लिक हेल्थ क्लिनिक इज टीचिंग क्लाइंट हाउ टू प्रिवेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस को प्रिवेंट कैसे करते हैं, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस है क्या और किससे होता है, ये बात ध्यान से समझिए। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये होता है अगर आप किसके एक्सपोजर में आ जाओ, इन्फेक्टेड जो कैट है उसके फीसेस के अगर आप एक्सपोजर में आ जाओ, या फिर आप अंडर कुक्ड मीट खा लो। ऐसा मीट जो अंडर कुक्ड मीट हो, अगर उसको आप खा लीजिए तो उससे आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड कैट के फीसेस, यानी जो बाथरूम होती है कैट की, जो इन्फेक्टेड कैट है उसके एक्सपोजर में आप आ जाओ, अंडर कुक्ड मीट अगर आप खा लो, या फिर कंटेमिनेटेड मीट आप खा लो, कंटेमिनेटेड मीट खा लो आप, इन तीनों ही चीज़ से आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का प्रोटोजो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। तो अब मुझे बताइए किस चीज़ को अवॉइड करेंगे अगर आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस से बचना है। तो कांटेक्ट विद कैट फीसेस, जो कैट की फीसेस हैं बाथरूम में, उससे आपको प्रिवेंशन यानी अपने आप को बचाना है उसके एक्सपोजर से, क्योंकि इन्फेक्टेड कैट के फीसेस से आपको क्या हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लेकिन जो क्वेश्चन बिलासपुर में आया था उसमें आंसर गया था अंडर कुक्ड मीट, क्योंकि वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पर अंडर कुक्ड मीट और मीट खाने से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। जो कंटामिनेटेड मीट है उसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में पढ़ोगे ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई, आपको कैट का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है। पास्ड इन फीसेस, देखिए कैट की फीसेस में होता है, उसकी वजह से वो ह्यूमंस में आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो याद रखिएगा, बहुत बारी आपको हर जगह कैट का डायग्राम यहाँ पर नजर आएगा। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस से आप क्या याद रखेंगे, कैट।
क्वेश्चन नंबर 714, अ क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीटनेस। एक व्यक्ति को टीटनेस हो गया है। फॉर व्हाट साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। किस साइन एंड सिम्टम के लिए देखेगी? याद रखना बच्चे, टीटनेस में हर चीज़ का स्पाज्म हो जाता है, तो आपको व्यक्ति में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मसल रिजिडिटी देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्पाज्म देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्पाज्म हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, जैसे ही व्यक्ति पानी की आवाज़ सुनता है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्पाज्म हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है हाइड्रोफोबिया किस में देखा जाता है? टेटनस। स्पास्टिक वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। और टेटनस में क्या देखने को, सो सॉरी बच्चे, बहुत 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 माफ़ी चाहूँगा, मैं फ्लो में बोल गया हूँ। टेटनस में नहीं, रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, सो सॉरी। रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, और रेबीज़ में नेगरी बॉडीज़ देखने को मिलती है, नेगरी बॉडीज़। ये मैंने आपको गलत बता दिया, टेटनस में नहीं देखने को मिलता है। टेटनस में तो धनुषाकार बॉडी हो जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इस तरीके से पेशेंट आपको नज़र होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और जो आपकी जो मसल होती है फेशियल मसल, उसका स्पाज्म हो जाता है, जिसमें डेविल स्माइल भी जिसको कहा जाता है, डेविल स्माइल, या फिर रिसस सार्डोनिकस। सार्डोनिकस, या आपने टीटनस में देखा होगा रिसस सार्डोनिकस, रिसस सार्डोनिकस, रिसस सार्डोनिकस, या फिर डेविल स्माइल। अब देखते हैं कैसा दिखता है और क्या क्या लक्षण टीटनेस के हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीटनेस के क्या क्या लक्षण आपको देखते हुए नजर आएंगे। तो एक तो ये डायग्राम याद रखना बच्चे, ये देखिए व्यक्ति ऐसा हो जाता है टीटनेस का व्यक्ति, इसको कहते हैं ओपेस्थोटोनस पोजीशन। ये पूछा जाता है कि ओपेस्थोटोनस पोजीशन किस व्यक्ति में देखा जाता है जो किससे ग्रसित है? टीटनेस है। ऐसे धनुषाकार बॉडी बन जाती है धनुष की तरह। तो एक तो ये याद रखना, ओपेस्थोटोनस पोजीशन। और एक देखिए बच्चे ऐसा, इसे डेविल स्माइल भी कहा जाता है, रिसस सार्डोनिकस। इसमें रिसस सार्डोनिकस याद रखना, फेशियल एक्सप्रेशन देख लीजिए किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, रिसस सार्डोनिकस। ये देखिए, इसे ट्रिस्मस भी कहा गया है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीटीनेस का है? आंसर लिखा होगा ट्रिस्मस। ट्रिस्मस मतलब होता है लॉक जॉ, जो आपका जॉ है ना बच्चे वो लॉक हो जाएगा, ट्रिस्मस। या फिर इसी को कहते हैं रिसस सार्डोनिकस। दोनों नाम से आपसे पूछ सकता है। टीटनेस वाले व्यक्ति में ट्रिस्मस या रिसस सार्डोनिकस देखने को मिलता है, और ओपेस्थोटोनस पोजीशन देखने को मिलती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसे डेविल स्माइल भी कहा जाता है, डेविल स्माइल। डेविल स्माइल, लॉक जॉ, ट्रिस्मस या फिर रिसस सार्डोनिकस, सब एक ही के नाम है। तो देख लीजिए, रिसस सार्डोनिकस, ओपेस्थोटोनस पोजीशन, जनरलाइज्ड मसल स्पाज्म, पूरी बॉडी में स्पाज्म का आना, ठीक है। ये सारे लक्षण किस में देखे जाते हैं? टीटनेस में। ये देखिए, रिसस सार्डोनिकस, डेविल स्माइल, लॉक जॉ, ट्रिस्मस, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 715, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ये कह रहा है क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग रेबीज। एक व्यक्ति को रेबीज हो सकता है आफ्टर बिटन बाय अ रकून। व्हाट साइन एंड सिम्टम शुड द नर्स असेस? रेबीज में आप देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिया बच्चे, हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी की आवाज़ सुनते ही पूरा स्पाज्म हो जाएगा उसका, फेरेंजियल स्पाज्म, ठीक है। पानी को देख कर या पानी की आवाज़ सुनकर पूरा फेरेंजियल स्पाज्म हो जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसी में देखने को मिलती है निगरी बॉडीज़, ये प्रश्न पूछा जाता है ना। और नकल रिजिडिटी देखने को मिलता है। तो नकल रिजिडिटी, फेरेंजियल स्पाज्म, निगरी बॉडीज़ और हाइड्रोफोबिया, ये चार चीज़ आपको रेबीज से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नकल रिजिडिटी एंड फेरेंजियल इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 716, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद जनरल पैरेसिस एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस से बच्चे क्या बताऊँ मैं आपको, सिफिलिस से 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सिफिलिस होता किससे है? ट्रैपिनोमा पैलिडम, ट्रैपिनोमा पैलिडम से सिफिलिस होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सिफिलिस के लिए डायग्नोसिस टेस्ट कौन से होते हैं? एक तो VDRL टेस्ट होता है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और तीसरा, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। पेनिसिलिन की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है?
पेनिसिलिन। तो एक ड्रग ऑफ चॉइस, एक VDRL, एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और एक ट्रेपिनोमा पैलिडम। इतनी चीज़ें आपको सिफिलिस से याद होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर अगर उसको सिफिलिस हुआ है किसी व्यक्ति को? तो पेनिसिलिन थेरेपी। याद रखना, योर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस की, योर ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस की, पेनिसिलिन थेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 717। अ नर्स इज काउंसलिंग अ क्लाइंट हु हैव गोनोरिया। एक व्यक्ति फीमेल जिससे गोनोरिया है या एक व्यक्ति जिससे गोनोरिया है, नर्स उसको केयर कर रही है। व्हाट एडिशनल फैक्ट अबाउट गोनोरिया बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, बहुत इन्फेक्शियस होता है गोनोरिया, शुड द नर्स टीच द क्लाइंट। सबसे पहला क्वेश्चन गोनोरिया का आता है, ये किससे होता है? तो ये होता है बच्चे निसीरिया गोनोरी से, गोनोरई से, निसीरिया गोनोरी से होता है। इसमें आप देखो ग्रीन कलर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको आता हुआ नजर आएगा, ग्रीन कलर वेजाइनल डिस्चार्ज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रीन कलर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको आता हुआ नजर आएगा फीमेल में, निसीरिया गोनोरी से होता है, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद याद रखना गोनोरिया क्या करता है, स्टरलिटी करवा सकता है, मेल्स और फीमेल्स में दोनों में स्टरलिटी करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोनोरिया निसीरिया गोनोरी से होता है, ग्रीन कलर वेजाइनल डिस्चार्ज करवाता है और यह स्टरलिटी कर सकता है मेल्स में एंड फीमेल्स में। ये 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 718। A female client is upset with her diagnosis for gonorrhea and asks the nurse, "What can I do to prevent getting another infection in the future?" एक फीमेल को गोनोरिया हो गया और वो कैसे उसको फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकती है होने से। द नर्स इवेलुएट द टीचिंग इज अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट। सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको रोकने का? तो याद रखना बच्चे, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आता है और STI को प्रिवेंट करना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कॉन्डम्स का यूज़ किया जाए। कॉन्डम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 719। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट सैल्पेंजाइटिस। एक व्यक्ति में एक्यूट सैल्पेंजाइटिस का डायग्नोसिस बना है। विच कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। किस वजह से उसको जो सैल्पेंजाइटिस हुआ होगा या फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन निम्नलिखित में से किस वजह से हुआ होगा? ठीक है, तो याद रखना गोनोरिया जो हमने पढ़ा, निसीरिया गोनोरिया, ये क्या करवा सकता है? साल्पेंजाइटिस, यह साल्पेंजाइटिस करवा सकता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का, इसीलिए तो यह स्टेरिलिटी भी करवा सकता है। याद रखिए, एक तो स्टेरिलिटी करवाता है, दूसरा साल्पेंजाइटिस कराता है। एक मैं आपको और बताता हूँ बच्चे, मम्स याद है ना आपको? मम्स भी स्टेरिलिटी कराता था, ओवराइटिस और ओवेराइटिस कराता था एक तो, और मेल्स में भी कराता था ऑर्काइटिस, याद है? ओवराइटिस और ऑर्काइटिस, और उसकी वजह से मम्स भी क्या करवा सकता था? स्टेरिलिटी करवा सकता था। तो ये क्वेश्चन भी आता है और ध्यान रखिएगा, गोनोरिया भी स्टेरिलिटी करवा सकता है और वह सैल्पेंजाइटिस फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन करवा सकता है। ठीक है, हाइडेटिव फॉर्म मोल में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी जगह आता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? सबसे कॉमन कारण स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का इनकम्पेटिबल सर्विक्स, इनकम्पिटेंट सर्विक्स सबसे कॉमन कारण होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का। और कब बोलेंगे? जब 3 से ज़्यादा बार अबॉर्शन आई गेस हो जाता है। ठीक है, और सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है, VDRL टेस्ट करते हैं और पेनिसिलिन इसके ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 720। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हर्पेस जेनाइटल्स। तो हर्पेस जेनाइटैलिस एक व्यक्ति को हुआ है। व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन? से बचने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? याद रखें, हर्पेस जेनाइटैलिस जो होता है उसका जो एक्सुडेट होता है, ठीक है, जो वहाँ पे से फ्लूइड निकलता है वो काफ़ी कंटेजियस होता है, हाईली कंटेजियस होता है, काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है, काफ़ी फैलता है। इसीलिए नर्स को हमेशा गाउन और ग्लव्स दोनों पहनने चाहिए वाइल गिविंग केयर। ग्लव्स और गाउन दोनों पहने उस व्यक्ति के लिए जिसको आप केयर दे रहे हो, अगर उसको हर्पेस जेनाइटल्स है, क्योंकि वो जो एक्सुडेट उससे निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? कंटेजियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 721। Which prescribed medication should the nurse expect to administer to a client who exhibit the genital lesions
प्रेजेंट इन इलस्ट्रेशन एट द राइट। ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ का है और इसके लिए कौन सी दवाई दी जाएगी? तो बच्चे ध्यान रखिए, ये जो डायग्राम है ये जेनाइटल हर्पेस का है, टाइप 2, जेनाइटल हर्पेस टाइप 2 का यह डायग्राम है। और इसके लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीवायरल दी जाती है असाइलोवीर, क्योंकि ये जो हर्पेस, जेनाइटल हर्पेस है, इसका कोई क्योर नहीं है बच्चे, कोई भी क्योर नहीं है। हम सिर्फ एंटीवायरल चलाते हैं ताकि वायरस के लोड को कम किया जा सके। और एंटीवायरल इनमें से कौन सी? असाइलोवीर हम देते हैं जेनाइटल हर्पेस के लिए, याद रखना, जेनाइटल हर्पेस के लिए असाइलोवीर। जूडोविडिन किसकी दवाई है बच्चे? एड्स की। मेट्रोनिडाजोल किस में यूज़ करते हैं? जब किसी भी व्यक्ति को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है तो हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। और सेफ्ट्रेक्सोन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सेफ्ट्रेक्सोन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफॉइड की। टाइफॉइड की ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्रेक्सोन, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। और सेफ्ट्रेक्सोन आप गोनोरिया में भी दे सकते हो, गोनोरिया में भी देते हैं, और टाइफॉइड की भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्रेक्सोन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? असाइलोवीर देंगे किसके लिए? जेनाइटल हर्पेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 722, a client cannot understand how syphilis was contracted because there has been no sexual activity for several days. What length of time associated with incubation of syphilis should the nurse include in teaching plan? मुझे बताइए, इंक्यूबेशन ऑफ सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 6 हफ्ते। डायरेक्टली याद रखिएगा, सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 हफ्ते होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड में इंपॉर्टेंट है चिकन पॉक्स का कितना होता है? वो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछेगा, वो स्मॉल पॉक्स का पूछेगा, ये याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स का कितना होता है? चिकन पॉक्स का कितना होता है? मीजल्स का कितना होता है? ये 3, ये क्वेश्चन। एड्स का कितना होता है? 4। ये 4 लोगों के आपको, 4 डिजीजेस के आपको इंक्यूबेशन पीरियड पता होना चाहिए। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 723, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टीचिंग अ प्लान फॉर क्लाइंट विद सिफिलिस। सिफिलिस के साथ उसको केयर दे रही है जिस व्यक्ति को सिफिलिस है। द नर्स इंक्लूड दैट सिफिलिस इज नॉट कंसिडर्ड कंटेजियस। सिफिलिस को कौन सी स्टेज में कंटेजियस नहीं माना जाता है? टर्शियरी स्टेज में। टर्शियरी स्टेज में सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता, तो ध्यान रखिएगा, टर्शियरी स्टेज कंटेजियस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 724, अ नर्स इज कंसर्न्ड अबाउट पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ गोनोरिया डायग्नोज्ड। एक व्यक्ति, एक फीमेल लड़की है, उसको गोनोरिया डायग्नोज्ड हुआ है, वो अभी 16 साल की है, उसको गोनोरिया डायग्नोज्ड हुआ है। व्हाट शुड बी मोस्ट कंसर्न टू द नर्स। सबसे कंसर्निंग बात क्या होनी चाहिए? सबसे चिंताजनक बात ये होनी चाहिए कि 16 साल की वो जो लड़की है ना, उसके कॉन्टैक्ट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आपने किसी व्यक्ति के साथ किया हो, उसके कम से कम 2 से 10 दिन के बाद आपको लक्षण आते हैं गोनोरिया के, है ना। और गोनोरिया से हमने पढ़ा है कि स्टेरिलिटी हो सकती है। तो आप देखिए कि वो जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसने किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, क्योंकि फिर उस व्यक्ति को भी आपको गोनोरिया के लिए ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, अदरवाइज वो स्टेरिलिटी करवा सकता है उनमें, और 2 से 10 दिनों के बाद लक्षण आते हैं। ठीक है, इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। पहले पता कीजिए कि उसके कॉन्टैक्ट्स कौन से थे, किनके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज हुई है, एंड देन फिर उसका अर्ली ट्रीटमेंट करिए गोनोरिया का, ताकि उनको स्टेरिलिटी से प्रिवेंट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले पोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 725, अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट ड्रग थेरेपी फॉर गोनोरिया। गोनोरिया के लिए कौन सी ड्रग थेरेपी दी जाएगी? व्हाट फैक्ट अबाउट द ड्रग थेरेपी शुड द नर्स एम्फसाइज। याद रखिए, मैंने आपको बताया था गोनोरिया के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? सेफ्ट्रेक्सोन, बहुत बड़ा नाम है सेफ्ट्रेक्सोन। ये ड्रग दी जाती है गोनोरिया के लिए, और ये पूरी तरीके से क्योर कर देती है गोनोरिया को, पूरी तरीके से ठीक कर देती है गोनोरिया को। ठीक है, और सेफ्ट्रेक्सोन के साथ और एक और ड्रग काफ़ी बार हम देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन और सेफ्ट्रेक्सोन दी जाती है, और ये पूरी तरीके से गोनोरिया को क्योर कर देती है। ठीक है, और गोनोरिया होता किससे? निसीरिया
गोनोरी से, गोनोरी से ये क्वेश्चन भी आता है। तो मुझे बताइए गोनोरिया के लिए जो ड्रग सेफ्ट्रैक्सोन दी जा रही है ये क्या करेगी, क्योर कर देगी, इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक कर देगी। लेकिन जेनाइटल हर्पिस का मैंने आपको बताया कोई भी क्योर नहीं है, सिर्फ वायरल लोड को कम करते हैं एसाइलोविर को यूज़ करके। चलिए, तो यहाँ पर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ खत्म होता है। इसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो ड्रग रिस्पॉन्सेस के क्वेश्चन है। ड्रग रिलेटेड मौसमी में जितने भी क्वेश्चन है, तो आने वाले सीरीज में हम ड्रग रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।